तो आज हम क्लास 6 हिस्ट्री एंड सिविक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नेम इज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द हिस्ट्री। और उसमें अपने 3 पॉइंट है। 1.1 जो पॉइंट है दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। 1.2 जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट 1.2 इज ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड 1.3 इज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अभी उसमें से हम शुरू करने वाले 1.1 पॉइंट से ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड हिस्ट्री, भौगोलिक कंडीशन और इतिहास। अब इसमें अपन देखते हैं कि 5th क्लास में इन द 5th स्टैंडर्ड वी सॉ एट सम लेंथ दैट देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। अब इस लाइन का मतलब ये है कि 5th क्लास में अपन ये देखा था कि मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में क्लोज रिलेशनशिप है। अभी इसको अपने को समझना होगा, मैन और एनवायरनमेंट, आदमी और निसर्ग, इसमें क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन है। अपन खाते हैं, कहां से खाते हैं भाई? मैं तो रिलायंस रिटेल से ये लाता हूँ सब्जी, वो कहां से आती है भाई? उसको तो रिलायंस रिटेल को कोई ये व्यापारी देके जाता है। व्यापारी को कौन देके जाता है भाई? कोई फार्मर देके जाता है। फार्मर कहां से लाता है भाई? फार्मर लाता है खेत से। खेत कहाँ है भाई? खेत हमारा एनवायरमेंट में है, निसर्ग में है। खेत हमारा निसर्ग का पार्ट है। फार्म इज अ पार्ट ऑफ नेचर, इजंट इट? इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर। वी नो दैट। वी हैव गॉट क्लोथ्स, हमें कपड़े मिले हैं, कपड़े पहनते हैं, अंग ढकते हैं। कहां से आता है भाई? कॉटन से आता है। कॉटन कहां से आता है भाई? खेत से आता है। खेत कहां पे? एनवायरमेंट में है। सिल्क है, सिल्क कहां से बनता है भाई? एनवायरमेंट से आता है, खेत से आता है, या फिर कोई पेड़ पे कुछ उस सिल्क के कीड़े होते हैं वो लाते हैं। तो हो गया ना, आदमी और एनवायरमेंट में, मैन एंड एनवायरमेंट में क्लोज रिलेशनशिप आ गया ना भाई। ऐसा होता है एनवायरमेंट और मैन में रिलेशनशिप। अभी आगे की लाइन है कि हमने ये भी देखा था, वी सॉ द चेंजेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ द अर्ली मैन एंड हिज टेक्नोलॉजी वर रिलेटेड टू द चेंजेस इन हिज सराउंडिंग। अब ये लाइन जो है इसका मतलब ये है कि हमने ये भी देखा था कि आदमी और टेक्नोलॉजी के बीच में भी जो चेंजेस है वो उसके सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है। अब इसको समझना होगा आपको। इसको कैसे समझना होगा? आदमी और टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हुए वो भी उसके सराउंडिंग में डिपेंड करता है। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे हिमालयास का। जो टेक्नोलॉजी, जो गाड़ी, जिस पावर की गाड़ी आपको हिमालय में पासेस और घाट पे चढ़ने के लिए लगेगी, उससे कम पावर में आप किसी प्लेन जगह पे चल सकते हैं कि नहीं? हाँ, चल सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए कि नहीं? फिर आदमी, लाइफस्टाइल ऑफ अर्ली मैन। अभी लाइफस्टाइल में मैं बताता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ कि भाई क्लोथ लेते हैं। क्लोथ जो तुम अब महाराष्ट्र में कहीं नासिक, पुणे, मुंबई में क्लोथ पहन रहे हो, वो कोई ऐसे फर वाले बहुत ज्यादा गर्म कपड़े पहन रहे हो क्या? नहीं। लेकिन अब अगर आप हिमालय में गए तो कैसे कपड़े होंगे आपके? फर वाले, जो ठंडे, आपके कान ढके हुए, मुंह थोड़ा सा ढका हुआ, हाथ में ग्लव्स पहने हैं ठंडी वाले, पैर में कुछ ये पहना है, या फिर कोई डिक्सी स्कॉट का कुछ पहना है। ऐसी चीजें होंगी कि नहीं ठंड से बचने के लिए? तो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस है कि नहीं? ये भी अपने सराउंडिंग्स में डिपेंड, क्योंकि मेरा सराउंडिंग हिमालय में बहुत ठंडा है, इट्स समवेयर -3 डिग्रीज, एंड यहाँ पे एक नॉर्मल 25 डिग्री या 28 डिग्री मेंटेन है। तो हमारी जो कपड़े है या फिर हमारा जो फूड है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो उस सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होती है। आगे हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा कि जो स्टोन एज था और एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन थी दैट फ्लरिश ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। अब ये भी हमने देखा था। क्यों देखा था भाई? क्यों फ्लरिश हुई थी? क्योंकि जो रिवर है वहां पे पानी अवेलेबल होता है। आप बोलोगे भाई पानी सिर्फ पानी के लिए कैसे होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे अपना ड्रॉट, आपको पता होगा कि ड्रॉट जैसी सिचुएशन आती है, हर बार अपन पढ़ते कि ड्रॉट है, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा पार्ट है या फिर विदर्भ है, वहां पे ड्रॉट है। तो वहां पे जो लोगों का जीना है वो बहुत कठिन है। 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर या फिर 5-5 किलोमीटर लोग पानी के लिए जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि टैंकर लगाया हो, लोग झगड़ रहे हैं और लाइन लगाया हुआ है। तो ये चीजें है। पानी इजीली अवेलेबल है रिवर बैंक्स पे, इसलिए वहां पे स्टोनेज भी फ्लरिश हुआ, स्टोनेज भी वहीं पे आया और एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन में पहले वहीं से चालू हुई। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि
हिस्ट्री इज अ कोहेरेंट अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर। अभी यहाँ पे हमें दो चीजों पे ध्यान देना है कि पास्ट इवेंट्स और प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर। हम ह्यूमन कल्चर, पहले अपन क्या थे? पहले हम एक स्टोन एज का आदमी थे, स्टोन एज मैन थे, स्टोन एज मैन थे। फिर हम आए एग्रीकल्चर पे, स्टोन एज पे थे। फिर हम पेस्टोरल गैदरिस्ट बने, फिर हमने हंटिंग गैदरिंग चालू किया, फिर हमने एग्रीकल्चर चालू किया, फिर हमने बिजनेसेस चालू किए। ऐसे कल्चर डेवलप हुआ। अब हम जब पास्ट में जाते हैं तब हमको ऐसा ये प्रतीत होता है कि ये जो एक एक स्टेज थी वो हिस्ट्री से हमें पता चलती है। अभी अचानक से मेरे दिमाग में ये तो मतलब मैं भगवान तो नहीं हो गया और मेरे दिमाग में से दिव्य शक्ति आ गई, हाँ भाई 1000 साल पहले ये था, 5000 साल पहले ये था, 10,000 साल पहले ये था। ऐसे नहीं। जब अपन ने हिस्ट्री स्टडी की, अपने एक्सकेवेशंस किए, अपन ने उनके पुराने कुछ जो चीजें थी उनको स्टडी की, तब अपन को पता चला। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि टाइम, प्लेस, सोसाइटी, इंडिविजुअल, काल, वक्त या फिर काल बोलिए, जगह, समाज और आदमी आर द 4 मेजर पिलर्स ऑफ हिस्ट्री। अब जब हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं तो उनका जो बेस होता है, उनका जो पाया होता है, विच इज डिपेंड ऑन दिस 4 थिंग्स: टाइम, प्लेस, सोसाइटी, इंडिविजुअल्स। इसमें से भी द प्लेस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल कंडीशंस। इन दिस सेंस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर इनसेपरेबल. History is influenced by geographical conditions in many ways. Okay, history and geography are inseparable. हम इसको समझेंगे, बाकी का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. Most important are these 3 words: history and geography are inseparable. हिस्ट्री और ज्योग्राफी इंसेपरेबल है. अब ये मैं आपको बताऊंगा कैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी इंसेपरेबल है. अभी अपन ने देखा कि जो हमारी स्टोन एज थी या फिर एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन थी वह कहां पे हुई. आप कमेंट में लिखो. अगर ये हुई रिवर बैंक्स पे. रिवर बैंक्स मतलब क्या हुआ? ज्योग्राफिकल कंडीशन सही है. हर जगह पे रिवर्स नहीं है, कहीं पे एक जगह पे रिवर है जहाँ पे स्लोप है, जहाँ पे अच्छे से पानी गिरता है, रेनफॉल होता है सही से, वहीं पे है. इसलिए उस ज्योग्राफी पे ये जो सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई. फिर वहां से आगे एग्रीकल्चर आया. फिर जो बिजनेस, बड़े बड़े शहर थे पुराने, जैसे वाराणसी है, इलाहाबाद है, ये कहाँ पे है? गंगा नदी के बाजू में है. कलकत्ता है, कहाँ पे है? गंगा नदी पे है. तो हमें पता चलता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो इंसेपरेबल है. फिर आवर डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, खाना, कपड़े, घर और काम. All human life in any region depends to large extent on its geographical characteristic. ये 4 चीजें हैं, ये geographical characteristic पे डिपेंड करती है. किसके? किसी रीजन के, जहां पे आप रहते हैं उसके. केरला में जाएंगे तो घर अलग है, स्लोपी है. महाराष्ट्र में अपने फ्लैट स्लोप के घर है. महाराष्ट्र में भी कोकण साइड में स्लोपी है क्योंकि वहां पे बारिश ज्यादा होती है. मराठवाड़ा, विदर्भ में आपको फ्लैट इसके घर मिलेंगे, फ्लैट स्लोप के घर मिलेंगे. फिर हमें पता चलता है कि जो लाइफ है, द लाइफ ऑफ द पीपल इन हिली रीजन इज मोर स्ट्रेनस देन दैट ऑफ पीपल ऑन द प्लेन्स. हिली रीजन में, हिमालयाज में बहुत ही स्ट्रेनस लाइफ है लोगों की. जैसे लद्दाख में चले जाओगे तो वहां पे तो हिमालय और लद्दाख में बहुत स्ट्रेनस लाइफ है. लेकिन यहाँ पे प्लेन में अपन इजीली कम्यूट कर जा सकते हैं. बसेस अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है. वहां पे कई घंटों में एक बस आता है या फिर कई दिनों में बस आता है. नहीं तो लोग कुछ और मीन यूज करते हैं, खच्चर यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए. ये सारी चीजें. तो लाइफ अपना जो है प्लेन्स में, जैसे अपना गंगेटिक प्लेन है या फिर महाराष्ट्र वाला डेक्कन प्लेटू है, उसमें पठार, डेक्कन सा पठार या फिर डेक्कन प्लेटू उसको जो बोलते हैं, दैट्स आल्सो फ्लैट. इसलिए अपन इजीली अपनी लाइफ होती है, सारी चीजें इजी होती है. लेकिन वहां पे ट्रांसपोर्ट बहुत हार्ड हो जाता है हिमालयाज में, या फिर कोई भी ऐसा वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट्स में, तो वहां पे लाइफ बहुत स्ट्रेनस होती है. नेचुरली दिस हैज इम्पैक्ट ऑन आवर डाइट ऑन पीपल. क्यों? इसमें डाइट पे क्यों इम्पैक्ट है? सबसे पहली बात, उस एनवायरमेंट बदलता है. एनवायरमेंट बदलता है तो फूड हैबिट्स बदलती है. फूड हैबिट्स बदलती है, इसके वजह से अपने को ये सारे डाइट्स पे इफेक्ट होता है. हिली रीजन्स में पीपल हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड करते हैं क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर के लिए लैंड अवेलेबल थोड़ा सा कम है और वहां पे एनिमल डेंसिटी ज्यादा है, तो लोग उस पर डिपेंड करते हैं.
We also find other such differences in lifestyle of people of the hilly regions and those of the plains. सिंपल सी बात है कि अपने को ये तो डिफरेंस मिलेंगे, हिली रीजन में और प्लेन्स में जो लोग रहते हैं उनके लाइफस्टाइल में डिफरेंस हमें मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। आगे का हम पढ़ेंगे कि द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन वेयर वी लिव आर द सोर्सेज ऑफ आवर लाइवलीहुड। हमारा क्लाइमेट कैसा है, हमारे यहाँ कितना रेनफॉल होता है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है, हमारा फ्लोरा और फौना क्या है। फ्लोरा मतलब ये क्या है, क्या बोलते हैं, जो प्लांट्स है उसके कौन कौन से टाइप्स है, फौना क्या है, कौन कौन से एनिमल्स है, कौन कौन से क्रिएचर्स है अपने आजू बाजू में, ये डिपेंड। और जिस रीजन में अपन रहते हैं ये सारे अपने लाइवलीहुड आर द अपने जो लाइवलीहुड का सोर्स है, Okay. We will move to our next para. The climate, rainfall, agriculture, produce, flora and fauna of the region where we live are the sources of our livelihood. Climate, जलवायु, rainfall, बारिश, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो खेत से अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलता है वो, फ्लोरा, आपके आजू बाजू में कौन कौन से प्लांट है, फौना, आपके आजू बाजू में कौन कौन से एनिमल्स है, ऑफ द रीजन वेयर वी लिव, हम जिस रीजन में रहते हैं, आर द सोर्स ऑफ आवर लाइवलीहुड, ये हमारे लाइवलीहुड के सोर्सेस है। अब कैसे समझेंगे हम? रेनफॉल, बारिश होता है तो खेत में खाना उगता है तो अपन खाना, अपने को खाना मिलता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन कौन से टाइप का है, वहां से अपने को, जैसे फ्लोरिकल्चर है तो फ्लोरिकल्चर में वहां पे आपको कोई काम मिलेगा, कैसे फूल कट करने का या फिर फूल लगाने का, या ऐसे कुछ काम मिलेंगे। कौन कौन से प्लांट्स है, अगर मेडिसिनल प्लांट्स है तो मेडिसिनल प्लांट्स का बिजनेस हो सकता है या फिर कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बना सकता है। फौना कौन कौन सा है, कौन कौन से एनिमल्स है, जैसे आपके इसमें एनिमल कोई अवेलेबल है जो कि खेत में काम आ सकता है। तो हमारे ये लाइवलीहुड के सोर्सेस बनते जाते हैं, यहाँ से अपने लाइवलीहुड के सोर्सेस आते हैं। द लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऑफ अ रीजन डेवलप्स विद द सपोर्ट, जो हमारा लाइफस्टाइल है और हमारा कल्चर है ये सारी चीजों पे के सपोर्ट पे डेवलप होता है। क्लाइमेट पे, रेनफॉल पे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, फ्लोरा और फौना पे हमारा जो कल्चर है और लाइफस्टाइल डेवलप होता है। ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव फ्लरिश्ड वेरेवर द मीन्स ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल। ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ पे फ्लरिश्ड हुए, हम कहाँ पे डेवलप हुए, जहां पे मीन्स ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल, मतलब रहने के लिए कोई जो तरीके हैं, जैसे खाने के तरीके, काम का तरीका, फिर हमें एंजॉयमेंट चाहिए, कुछ अपने त्योहार होते हैं, द फेस्टिवल्स वी यूज सेलिब्रेट, दिस आर ह्यूमन, this is where human settlements have flourished. Over a period of time, this settlement developed further into villages and towns. अब ये settlements ऐसे डेवलप हुई, फिर आगे पीरियड ऑफ टाइम पे कुछ विलेजेस बने, विलेज का टाउन बना, टाउन के सिटीज बने, सिटीज की बिग सिटीज बनी। बट समटाइम्स रीजन लाइक degradation of environment, drought, invasions, etc. led to scarcity of those means. पर इसमें भी ऐसा नहीं कि ये कंटिन्यूसली चलते रहा। नेचर का एक रूल है, जो बना है उसको जाना पड़ेगा, जो आया है वो जाना पड़ेगा। आदमी आता है, आदमी एक पॉइंट के बाद में उसको जाना पड़ता है। दैट्स सेम विद दिस सेटलमेंट्स ऑल्सो। ये सेटलमेंट्स आई और उनको जाना पड़ा, उनका डिग्रेडेशन, उनको जाना पड़ा। क्यों? कुछ ऐसे रीजंस हुए, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब आपका आजू बाजू एनवायरनमेंट खराब हुआ, पोल्यूट हुआ, वहां पे ड्रॉट्स आए, इन्वेजन्स हुए, जैसे अपने यहाँ पे बाहर से इन्वेजन्स होते थे। द अफगान्स वेर यूज्ड टू इन्वेड इंडिया, द इरानियन यूज्ड टू इन्वेड इंडिया, द ट्राइबल्स फ्रॉम वेस्टर्न प्रोविंसेस यूज्ड टू इन्वेड इंडिया। फिर इसके वजह से जो थी ये सेटलमेंट्स गई, आई और गई। पीपल आर फोर्स्ड टू लीव द सेटलमेंट्स, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, और विलेज और टाउन डेजर्ट हुए, जाना पड़ा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से अपने को पता चलता है कि बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश हो रही थी, बिजनेसेस थे, सही तरीके से उनकी टाउन प्लानिंग थी। बट एट द एंड व्हाट वी फाइंड नाउ इज देयर रिमेन्स ऑफ दैट सेटलमेंट्स। Is that settlement still continuing? नहीं। तो some form of environmental changes
वुड हैव बीन देयर, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हुए होंगे यहाँ पे, कुछ इन्वेजन हुआ होगा, इसी वजह से उनको वहां से दूसरी जगह जाना पड़ा। उसके बाद में जो आया वो डेक्कन प्लेटो में शायद आए वो लोग। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है, बट रीजन इसकी दिस सेटलमेंट्स आती है और जाती है विलेजेस। वी से मेनी सच इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया। दस देयर इज वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये पूरा क्यों ये पूरा क्यों समझा अपन ने? ये समझा इसलिए क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिलेशन हमें अभी सही तरीके से पता चल गया। हमें पता चला कि जो सेटलमेंट्स थी वो रिवर्स पे आई। फिर हमें पता चला कि हमारा जो लाइवलीहुड है वो कहाँ से आता है, वो ज्योग्राफी से आता है, और उसकी उससे रिलेटेड हम हिस्ट्री बनाते हैं। हम जो चीजें करते हैं वही हम आप आगे जाके अपनी नेक्स्ट जनरेशन पढ़ती है और उसी को हिस्ट्री कहती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर inseparable. There is very close relationship between them. अब इस चैप्टर का सेकेंड पॉइंट है 1.2 सब पॉइंट है, आई मीन टू से सब पॉइंट ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब अपन ने देखा कि ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए, अपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के लिए या फिर अपने भारत का इतिहास समझने के लिए, टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी हैव to understand the geographical features of India. So what are these? We are looking forward to study this. So we will read first and then we will understand, because it's important what they want to tell us, what the book want to tell us, and that's how we are going to take this forward. हम इसी तरीके से इसको आगे लेके जाने वाले हैं। Our country India extends far and wide. At its north lies the Himalayas. To the east the Bay of Bengal, to the west the Arabian Sea, and to the south the Indian Ocean. अब इसको समझने के लिए हमारे पास एक मैप है, हम वो समझेंगे। ये जो मैप है ये अपना नॉर्थ हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा टूल्स में गड़बड़ी हो रही है तो अपन सबसे पहले टूल्स को करेक्ट कर लेंगे। ये अपना नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत खराब है और अभी मेरे पास टूल भी नहीं है और मैं माउस से कर रहा हूं, इसलिए बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है। तो हमने पढ़ा कि हमारे जो नॉर्दर्न साइड में है हिमालय है, वेस्टर्न साइड में थार डेजर्ट है, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, और सदर्न साइड में इंडियन ओशन है। दैट्स व्हाट वी स्टडीड। ठीक है, अभी our next point is 1.2 geographical features of India. तो जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि अभी हमने देखा कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए ज्योग्राफी पढ़ना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर इनसेपरेबल। दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर हमें इंडिया की हिस्ट्री जाननी है तो हमें इंडिया की ज्योग्राफी भी जाननी पड़ेगी। सबसे पहले इंडिया की ज्योग्राफी जाननी पड़ेगी, तब हम इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे। देन वी विल गेट टू अंडरस्टैंड, एबल टू grasp this history of India. And that's why we need to understand the geography of India. So at the basic sense, our country India extends far and wide. This is a vague word, but I'm going to tell you that our country extends the POK, Pak occupied Kashmir, to the Lakshadweep, where the Indira Point is located. In shorter term, I will tell you from Kashmir to Kanyakumari tak. That's what the extended part of our country. That's north to south part. But in case of west to east, on the western side we have Gujarat, and the eastern side we have Arunachal Pradesh. Okay, so at the north is the Himalaya. To the east, Bay of Bengal, to the west, Arabian Sea, and the south, the Indian Ocean. Except for the islands of Andaman and Nicobar and Lakshadweep, the rest of countries is contiguous. अब इसको समझने के लिए हम देखेंगे मैप।
This is map. Actually, I have to little bit move the screen, or I have to mean. Okay, so the north, in the north are Himalayas. This is northern part of our India, Himalaya. In the west, Arabian Sea. In the east, Bay of Bengal, and in the south, we have Indian Ocean. This is Indian Ocean, and lies here lies the Lakshadweep Islands or the Andaman Nicobar Islands. Here, this is geographical extent of India. Do you see? That's why our country is far and wide. We have to take into account these regions, henceforth referred to as ancient India. टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री समझने के लिए हमें इन सारे रीजन्स को कंसिडर करना पड़ेगा. और जब हम बोलते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देन आज का जो पाकिस्तान है, टुडेज पाकिस्तान, बांग्लादेश वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. ये पाकिस्तान का जो पार्ट है ये, और ये बांग्लादेश का पार्ट, ये भी इंडिया का पार्ट हुआ करते थे मतलब एंशियंट इंडिया में. The following regions are important when we look at the course of Indian history. जब हम इंडियन हिस्ट्री देखेंगे तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. दिस रीजन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये नोट कर सकते हो कि दिस रीजन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री. सो फर्स्ट इज द हिमालयास, as I showed you the map. Second is the plains of Sindhu, Ganga, Brahmaputra rivers. यो आपको पता ही है कि गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो इनके प्लेन. द थार डेजर्ट जो कि पार्ट ऑफ पाकिस्तान और राजस्थान में है. द डेक्कन प्लेटू जहाँ पे अपन रहते हैं. कोस्टल रीजन मतलब वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, या फिर सदर्न साइड में इंडियन ओशन है. तो बहुत बड़ी कोस्ट है, तो ये कोस्टल रीजन्स अपने को समझने पड़ेंगे. द आइलैंड एंड द सीज का मतलब है कि हमें लक्षद्वीप आइलैंड्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे, हमें अंडमान निकोबार आइलैंड भी कंसिडर करने पड़ेंगे, या फिर बहुत बड़ा जो कोस्टल ट्रैक्ट है उसके आजू बाजू में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो भी हमें देखने पड़ेंगे. तो हमारी नेक्स्ट जोग्राफिकल फीचर जो है इंडिया की वो है थार डेजर्ट. थार डेजर्ट आपको पता ही होगा, इट्स स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा एंड सब पार्ट ऑफ गुजरात. और आपको बिलीव नहीं होगा, ये यहाँ पे भी आ गया है पाकिस्तान, ये भाई यहाँ पे भी है, तो इनके पास भी थार डेजर्ट का कुछ पार्ट है. ये द डेजर्ट हैज द सतलज रिवर टू इट्स नॉर्थ, अरवली माउंटेन रेंजेस टू इट्स ईस्ट, एंड द रन ऑफ कच्छ टू इट्स साउथ, एंड द इंडस रिवर ईस्ट टू वेस्ट. तो रण ऑफ कच्छ के आजू बाजू में क्या है? रण ऑफ कच्छ के आजू बाजू में है सतलज रिवर जो है वो नदर्न साइड पे है, द अरावली माउंटेन रेंज ईस्टर्न साइड पे है, रण ऑफ कच्छ सदर्न साइड पे है, इंडस रिवर जो है वेस्टर्न साइड पे है. द घग्गर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश रीचेस थार डेजर्ट. इट इज नोन एज हाकरा इन द पाकिस्तान. Its course in Rajasthan and Pakistan now dried up. Many sites of the Harappan civilization are situated along the now dry course of the river. अब इसका मतलब ये है कि घग्गर रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है, वो डेजर्ट्स में आती है और इसको पाकिस्तान में हाकरा कहा जाता है. आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान में इसका एक्सटेंट है डेजर्ट का, तो ये पेनिट्रेट करते करते पाकिस्तान तक पहुंच जाती है. लेकिन अभी इसकी जो कोर्स है वो ड्राइड है, और इसके कोर्स पे हड़प्पन सिविलाइजेशन एक टाइम पे हुआ करती थी. अब इसको थार डेजर्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जाएंगे मैप पे. हाँ भाई, हम आ गए हैं अभी मैप. और जैसे कलर एक बार मैं चेंज कर लूँ, क्योंकि रेड कलर में मैंने आपको इंडस बेसिन रिवर्स के ये किए थे, और मुझे थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम आ रहा है कलर चेंज करना, तो कोई बात नहीं, रेड यूज करेंगे. तो ये आपका हो गया थार डेजर्ट. ये आपका थार डेजर्ट हो गया. यहाँ पे आपका हरियाणा आता है, ये पाकिस्तान में भी है, ये राजस्थान में भी है, ये थार डेजर्ट है. ओके, एंड नाउ आवर नेक्स्ट इंडिया जोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया इज द डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू जो है जहाँ पे अपन रहते हैं, जो अपना पुणे वाला पार्ट है, इट्स इन डेक्कन प्लेटू, और प्रोबेबली ऑल ऑफ आवर महाराष्ट्र कैन बी कंसिडर्ड इन डेक्कन प्लेटू.
द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पे अपने पास है बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न कोस्ट में है अरेबियन सी। दोनों के बीच में जो पार्ट होता है, जो टैपर ऑफ पार्ट है, और जो सदर्न साइड में जाता है, वो हमारा डेक्कन प्लेटू है। दिस रीजन हैज द अरेबियन सी टू इट वेस्ट, मैंने बताया, द इंडियन ओशन टू इट्स साउथ एंड द बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट। तो ये कैसा है कि जैसे ये मैं बताता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ी तो होगी पेंटिंग में। ये हमारा अरेबियन सी हो गया और ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, और ये दोनों के बीच में जो टैपर्ड पार्ट है, इसको अपन कहते हैं डेक्कन प्लेटू। अ रीजन दस बाउंड बाय सी ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो थ्री साइड से जो बाउंड है उसको पेनिनसुला कहते हैं। अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज ऑक्यूपाइड बाय डेक्कन प्लेटू। तो ये जो पार्ट है हमारा, जो कि जो कि तीनों साइड से बाउंड है सी से, जैसे यहाँ पे अरेबियन सी आ गया, बे ऑफ बंगाल आ गया, और यहाँ पे इंडियन ओशन आ गया, इन तीनों के बीच में है, इसलिए इसको पेनिनसुला कहते हैं। और इंडियन पेनिनसुला का बहुत सारा पार्ट जो है वो डेक्कन प्लेटू ने ऑक्यूपाई करके रखा। द माउंटेन रेंजेस ऑफ विंध्या, द सातपुड़ा आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ डेक्कन प्लेटू। नदर्न साइड पे सातपुड़ा और विंध्या पर्वत है। सह्याद्री इसके वेस्टर्न साइड्स पे है। दे ऑल्सो आर नोन एज द वेस्टर्न घाट्स। और विंध्या, सातपुड़ा और सह्याद्री तीनों को मिला के वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है। टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्री इज द कोस्टल रीजन ऑफ कोंकण एंड मालाबार। आपको पता होगा कि कोंकण बहुत इंपॉर्टेंट एक वैकेशन वाली जगह है, और मालाबार भी उसके वेस्टर्न साइड पे है डेक्कन प्लेटू के। द माउंटेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेटू आर नोन एज द ईस्टर्न घाट्स। जो ईस्टर्न साइड पे है उसको ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है। और डेक्कन प्लेटू हैज फर्टाइल लैंड वेयर मेनी पोस्ट हड़प्पन एग्रेरियन कल्चर फ्लरिश्ड। अपने पहले भी देखा था कि पहले जो थी वो गंगा ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी के बेसिन के आसपास जो सिविलाइजेशन है वो फ्लरिश हुई भाई। फिर वो लोग वहां से, उनको इन्वेजन्स हुआ, शायद इन्वेजन हुआ होगा, या फिर एनवायरनमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे ड्रॉट हुई, ज्यादा बारिश हुई, इस रीजन की वजह से वहां से उनको डिस्प्लेस होना पड़ा। और वो लोग आए कहाँ पे, फिर कुछ लोग डिस्प्लेस हुए और वो डेक्कन प्लेटू पे उन्होंने एग्रीगेरियन कल्चर फ्लरिश किया। डेक्कन प्लेटू वॉज द पार्ट ऑफ मौर्य एम्पायर, द लार्जेस्ट इन द एंशिएंट इंडिया। डेक्कन प्लेटू जो है, मौर्यन एम्पायर भी इस डेक्कन प्लेटू पर ही आया था। मौर्यन एम्पायर का बहुत बड़ा पार्ट ही डेक्कन प्लेटू था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, टू सेवरल अदर किंगडम्स एंड स्मॉलर एम्पायर कंटिन्यू टू फ्लरिश इन दिस रीजन। दिस रीजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मौर्यन एम्पायर का बहुत सारा पार्ट था इस पे, फिर मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स क्रिएट हुए, तो वो किंगडम्स भी इसी डेक्कन प्लेटू पर आए, और इसलिए ये जो डेक्कन प्लेटू है आज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ भाई, तो अपन आ गए हैं मैप पे। अब मैं आपको समझाऊंगा मैप से कैसे अपने को डेक्कन प्लेटू समझना है। सो डेक्कन प्लेटू, एज सबसे पहले तो पेनिनसुला की डेफिनेशन समझाऊंगा। ये पेनिनसुला है, ये भाई पेनिनसुला है, तीनों साइड से सी है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है और बे ऑफ बंगाल है, तीनों साइड से आ गया पेनिनसुला। और ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो टैपर्ड पार्ट है, ये हमारा डेक्कन प्लेटू है। ये हमारे हो गए वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट में सह्याद्रीज है, सह्याद्री पर्वत है, यहाँ पे सातपुड़ा रेंज है, फिर विंध्यास भी यहाँ पे है, फिर आपका ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ईस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे आपका मौर्यन एम्पायर था, उसका बहुत बड़ा पार्ट था। और बाद में जो छोटे छोटे किंगडम्स आए वो भी यहाँ पे आए। ये हमारा डेक्कन प्लेटू है। एंड द नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया इज द कोस्टल रीजन्स। सो फ्रॉम द टाइम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंशिएंट इंडिया हैज ट्रेड रिलेशंस विद द वेस्टर्न कंट्रीज। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारे जो बिजनेस रिलेशन थे। और उसमें अपन क्या क्या बिजनेस रिलेशन थे, तो लोग यहाँ से कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, यहाँ से सिल्क एक्सपोर्ट करते थे, यहाँ से जो प्रेशियस जेम्स था वो एक्सपोर्ट होता था। और हमारे इंडिया जो मसाला है, द स्पाइसेस का बहुत इंपॉर्टेंट एक
प्रोड्यूसर था, और इसलिए हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में बहुत ज्यादा रिलेशंस थे. Why British came to India? The one of the major reason is we were exporter of these things, the spices, the cotton, the silk. This trade was carried on by sea. Therefore, India has developed contact and interaction with foreign culture and people at the seaports. Later on, land route came to be used for trade and transport. But the importance of sea route did not diminish. तो कोस्ट बहुत बड़ा कोस्ट है. तो आप देखेंगे कि हमारी वेस्टर्न साइड है. अगर मैं आपको मैप पे लेके जाऊं, सॉरी पर थोड़ा टूल्स का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ. अभी मेरे को ऐसे ही समझाना पड़ेगा. तो जो हमारा कोस्टल रीजन है वो बहुत बड़ा है. ये यहाँ से चालू होकर, मतलब गुजरात, पूरा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, केरला, वापस यहाँ पे पूरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, यहाँ तक हमारी पूरी कोस्ट है. तो हमारे वेस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में व्यापारी रिलेशन थे. यहाँ से स्पाइसेस जाते थे, यहाँ से कॉटन जाता था, यहाँ से सिल्क भी जाता था. और बाद में लैंड रूट से, पहले अपन ने पढ़ा कि हिमालयाज में से पासेस थे, पासेस से फिर बिजनेस होने लगा. लेकिन फिर भी जो सी रूट था उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ. इंडियन सबकॉन्टिनेंट समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि देयर आर कंट्रीज, स्पेसिफिक कंट्रीज, दैट 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 कंट्रीज आर ओनली इंक्लूडेड इन the Indian subcontinent. So that countries are, let me change the tool, Afghanistan, then Nepal, Bhutan, Bangladesh, Pakistan, and the Sri Lanka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and these 7 countries India. When these all 7 countries taken together, it constitute the Indian subcontinent. और जब हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं, ये साउथ एशिया भी इसको कहा जाता है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज साउथ एशिया. सो दैट्स वेयर वी कंक्लूड अवर चैप्टर फर्स्ट. एंड इफ यू लाइक दिस form of teaching, then please like the video and share and subscribe my channel. Thank you. Now just we saw that to understand the Indian history, we need to understand the Indian geographical features. From that, our first feature is Himalaya. फर्स्ट पहला ही फीचर अपने को जो देखना है उसमें से वो जो हिमालय को कौन नहीं जानता. अभी आप जानते हो कि हिमालय एक बहुत बड़ा पर्वत है. इट इज द हाईएस्ट पीक in our country. So the Hindu Kush and Himalaya ranges have created an impenetrable wall on the northern side of the Indian subcontinent. This wall has separated the Indian subcontinent from the desert of Central Asia. However, there is land route through the Khyber and Bolan passes in Hindu Kush mountains. This route was connected to the ancient trade route. The trade route from China passed through Central Asia and reached Arabia. It is known as Silk Route or Silk Road because silk was the main commodity exported to the Western countries using this road. The route through the passes was used by many foreign invaders to enter ancient India. Many foreign travelers also came to India by this route. Now we will understand. The Hindu Kush and the Himalaya ranges have created an impenetrable wall on northern side of the Indian subcontinent. To understand this, we would have to switch on the map. So in the Indian geographical features, our next point is the plains of Sindhu, Ganga and Brahmaputra river. This region consists of the basins of 3 big rivers, Sindhu, Ganga, Brahmaputra and their tributaries. This region extends from Sindh, Punjab in the western side of India to present-day Bangladesh in the east. It was in this region that the earliest Indian civilization of Harappa and the later states and empires of India emerged. So basically what this is about, for that we need to go to the map, and here is the map of this region. So this is Ganga river. Wait, I need to change the tool. Okay,
This is Ganga river to this point. Uh, this is Sindhu river part, and this is Brahmaputra river. These are three rivers. These are the Ganga, Brahmaputra, Sindhu river basin. And in this region, the ancient Harappa civilization emerged, and later the Mauryan Empire, or the consecutive empires of different kings, kingdoms, and emperors emerged here. All of this, and that's why this is important. Now we will study the last topic of this chapter, the Indian subcontinent. तो फर्स्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या क्या है. इंडियन सबकॉन्टिनेंट समझने के लिए आपको मैं मैप पे लेके जाऊंगा. इंडियन सबकॉन्टिनेंट समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि देयर आर कंट्रीज, स्पेसिफिक कंट्रीज दैट 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 कंट्रीज आर ओनली इंक्लूडेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. सो दैट कंट्रीज आर, लेट मी चेंज द टू, अफगानिस्तान, then Nepal, Bhutan, Bangladesh, Pakistan, and the Sri Lanka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the 7 countries India. When these all 7 countries taken together, it constitute the Indian subcontinent. और जब हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं, ये साउथ एशिया भी इसको कहा जाता है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज साउथ एशिया. So that's where we conclude our chapter first. And if you like this form of teaching, then please like the video and share and subscribe my channel. Thank you.